दोस्तों, आज की कहानी है। बहू तेरे पिता दरवाजे पर 100 बार नाक रगड़ने आए थे शादी के लिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आपको जो भी बोलना सबके सामने बोलो। अतुल मेरा पूरा परिवार यहाँ एकत्रित है। साथ ही साथ में वीडियो कॉल पर आपके परिवार के सदस्यों को भी ले लेती हूँ। सारी बातें अब आमने सामने हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। दीप्ति ने अपने पति अतुल से कहा, जो कि दीप्ति को विदा करवाने उसके मायके आया हुआ था। दीप्ति और अतुल की शादी 2 महीने पहले दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी, लेकिन जब दीप्ति शादी के बाद अपने ससुराल गई तो अगली सुबह ही सासू माँ ने बुआ जी से बातें करते हुए उसकी ओर तिरछी नजर करके ताना मारते हुए कहा, अरे वह तो इसके पिता ने आकर 100 बार नाक रगड़ी तो हमने अपने बेटे की शादी की, वरना एक से बढ़कर एक रिश्ते लाइन लगाए खड़े थे। हमें तो अभी अपने बेटे की शादी भी नहीं करनी थी। शादी की पहली सुबह और ऐसे ताने दीप्ति की आंखों से निर्जर नींव बह निकले थे, जिन्हें सबसे छुपाते हुए वह बाथरूम में कितनी देर तक रोती रही, अपने आप को और अपने मन को संयत करते हुए। जब दीप्ति बाथरूम से नहाकर निकली तो उसके बाद तो मानो जैसे परिवार के सभी सदस्य तैयार ही बैठे थे दीप्ति के ऊपर तानों की बौछार करने के लिए। छोटी ननद तनु और देवर रिंकू आपस में पता नहीं किन किन लड़कियों के नाम लेकर दीप्ति को सुना सुना कर कह रहे थे कि फला लड़की के ऊपर भैया कितने फिदा थे, फला लड़की भैया के ऊपर जान सिड़कती थी। अतुल का इतना कहना था कि दीप्ति की सहनशीलता का बांध टूट गया। अतुल जी, आप तो बहुत मान निकले। कोई लड़की आप पर जान सिड़कती थी तो उसके प्यार को ठुकरा कर आपने मुझसे शादी करके मुझ पर और मेरे पिता पर एहसान क्यों किया? ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे पिता आपके यहाँ सिर्फ एक बार रिश्ता लेकर आए थे और जब आप सभी मुझे देखने आए थे तभी रिश्ता तय कर दिया गया था। मेरे पिता आपके पीछे कब पड़े या मेरे पिता ने 100 बार आपके दरवाजे में कहाँ नाक रगड़ी, जो कि सासू माँ मुझे रोज तान सुबह होते ही सुनाने बैठ जाती। आप सभी के लिए इस तरह की बातें गरिमा मही या अपनी शान में कही जाती होगी, लेकिन मेरे लिए ये सब बातें उसी मानसिकता की प्रतीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा और आपका रिश्ता एक मजबूत सनिया के धागे से जुड़ा रहे तो मेरे सामने इस तरह की छोटी बातें मत किया कीजिए। अरे तुम तो बड़ी नक्सड़ी हो, सच्चाई तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती। ये कहकर अतुल कमरे से बाहर निकल गया। अब तो ये बात दीप्ति के आत्मसम्मान की हो गई थी, इसलिए आज जब अतुल दीप्ति को विदा करवाने आया तो ये बात दीप्ति ने अतुल के परिवार वालों के सामने वीडियो कॉलिंग पर अपने पिता से कही। पापा, आप क्या 100 बार नाक रगड़ने अतुल के घर गए थे? जो इनके परिवार वालों ने आप पर रहम कर मेरी शादी अतुल से करके हमारे परिवार के ऊपर एहसान किया। अतुल को दीप्ति से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। उसकी तो जिंदगी ही बंद गई। कुछ भी कहने में वह हकला रहा था। अरे दीप्ति, ये सब मजाक की बातें तुम ऐसे कैसे यहाँ पर लेकर बैठ गई? तुमको इतनी भी अकल नहीं है कि घर परिवार की बातें इस तरह बार नहीं की जाती? क्यों अतुल, जब आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर इस तरह की बातें कर सकते हो तो क्या मैं अपने परिवार के सदस्यों से ये पूछने का भी हक नहीं रखती कि सच्चाई क्या है? आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अब जो भी
कहना है मेरे परिवार वालों के सामने कहिए सच्चाई क्या सचमुच मेरे पिता 100 बार नाक रगड़ने आए थे? ये बात सच है, और अगर नहीं है तो आप सभी अपने इन शब्दों के लिए मेरे पिता से अभी माफी मांगेंगे। दीप्ति की सासू माँ ने गुस्से से फोन काट दिया। जो बातें वह बड़ी अकड़ और शान के साथ कहती थी, यहाँ तो बहू ने उनको निशा दिखा दिया। सच्चाई क्या थी, क्या वह नहीं जानती थी? लेकिन पता नहीं उनके किस को पुष्टि मिल रही थी। दीप्ति से इस तरह की बातें करने पर अतुल के फोन से दीप्ति के पिता ने फिर से फोन लगाकर कहा, समधन जी, पूरी बात ना करके फोन काट देना, किसी बात का हल नहीं है। या तो आप मेरी बेटी की बातों का जवाब दीजिए, या फिर समधन जी से अब आप 100 बार नाक रगड़ो, तब हम अपनी बेटी को विदा करेंगे। ये कहकर दीप्ति के पिता ने फोन रख दिया। दामाद जी, आप भी सामान अपने घर वापस जा सकते हैं। मेरी बेटी का और मेरा सामान अभी इतना हल्का नहीं है कि आपके परिवार वाले और आप इस तरह से हमारी बेइज्जती करें। शादी विवाह हमेशा दोनों परिवारों की रंजामंदी से तय होता, लेकिन किसी एक परिवार की गरज बताकर उस पर एहसान करने की फितरत रखने वाले परिवार की सोच पर मैं हार से शंकित हूँ। अब जब समधन जी अपने कहे गए शब्दों को वापस लेकर और माफी मांगेगी, तभी मैं अपनी बेटी की विदा करूंगा। मुझे अपनी बेटी बोझ नहीं है। अतुल भी अपना सा मुंह लेकर दीप्ति के बगैर घर वापस आ गया। आखिर झूठी शान बगाड़ना उसको और उसके परिवारों वालों को बड़ी महंगी पड़ी। अपने आप को इस तरह की बातों में शामिल करने पर वह अपराध बोझ से गिर गया था। जानबूझकर अपनी पत्नी को मानसिक रूप से ठेस पहुंचाकर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब वह प्रस्ताव की आग में जल रहा था। अतुल का दीप्ति के बगैर वापस घर पहुंचने पर जब उसके पिता रमा शंकर जी को परिवार के सभी सदस्यों की करतूत पता चली तो वह बहुत शर्मिंदा हुई। बात सचमुच बहुत गंभीर थी कि किसी भी गलत बात को बार बार कहकर सामने वाले को आहत करना, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना सचमुच छोटी मानसिकता का प्रतीक थी। तुरंत ही वो ने दीप्ति के पिता को फोन लगाकर माफी मांगी और कहा कि आइंदा से अब कभी उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस तरह की बातें नहीं करेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अगर अब कभी दीप्ति को परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी परेशानी होगी तो वह अपना पिता समझकर उनसे कहेगी। आखिर ब्याह के बाद कौन पिता अपनी बेटी को अपने घर रखना चाहता है। दीप्ति के पिता ने भी सहर्ष रमा शंकर जी की बात मानकर उनका मान रखा और कहा कि इस तरह की बातें घर परिवार में दीमक की तरह होती हैं, जो कि रिश्तों की मिठास को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। इसलिए परिवार में इस तरह की बातें कभी नहीं होना चाहिए। आज दीप्ति ससमान अतुल के साथ अपना वैवाहिक जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत कर रही है। अब उसके जीवन में इस तरह के तानों का कोई